क्या हिंदुस्तान वाकई दुनिया का सबसे अमीर खित्ता था? फिर यहाँ पे गुर्बत कैसे आई? आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करेंगे जो तारीख, सियासत और मईशत तीनों से जुड़ा हुआ है। अगर हिंदुस्तान कभी दुनिया के अमीर तरीन खित्तों में शुमार होता था तो फिर आज इसके बड़े हिस्से तवील अरसे तक गुर्बत, पसमानदगी और नौआबादियाती इस्तेहसाल का शिकार क्यों रहे? क्या सिर्फ बरतानवी राज इसका जिम्मेदार था या इस कहानी की जड़ें इससे कहीं ज़्यादा पुरानी हैं? आइए तारीख के सफ़र पर चलते हैं। सबसे पहले एक अहम हकीकत समझ लीजिए। 1947 से पहले हिंदुस्तान एक जदीद कौमी रियासत नहीं था। इस पूरे खित्ते में मुख्तलिफ अदवार में दर्जनों और कभी सैकड़ों रियासतें, सल्तनतें और बादशाहतें मौजूद थीं। इसलिए जब मौर्रखीन कहते हैं कि इंडिया वाज रिच तो इनका मतलब मौजूदा जमहूरिया भारत नहीं बल्कि पूरा बरसगीर होता है, जिसमें आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल है। अब सवाल ये है कि आखिर ये खित्ता इतना खुशहाल क्यों था? पहली वजह ज़रख़ेज़ ज़मीन। कुदरत ने बरसगीर को दुनिया के बेहतरीन ज़रई इलाकों में से एक अता किया। दरियाए सिंध, गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदान ज़रख़ेज़ थे। इस दौर में मईशत का दारोमदार सनतों पर नहीं बल्कि ज़राअत पर था। बादशाहों की आमदनी का बड़ा हिस्सा ज़राई टैक्स से आता था, जो अक्सर अनाज की सूरत में वसूल किया जाता था। जब ज़मीन मुसलसल अच्छी पैदावार दे रही हो तो रियासत के ख़जाने भी भरे रहते हैं और बड़ी आबादी को खुराक फराहम करना निस्बतन आसान होता है। दूसरी वजह आलमी तिजारत का मरकज़। कोलंबस से पहले यूरोप को अमेरिका का इल्म नहीं था। इस ज़माने में आलमी तिजारत का मरकज़ बहरे हिंद था। बरसगीर मशरिक़ और मगरिब के दरमियान वाक़ था। चीन से रेशम, जनूब मशरक़ी एशिया से मसाले, अरब दुनिया से तिजारत और यूरोप तक जाने वाले बहरी रास्ते इसी खित्ते से गुजरते थे। यहाँ से मसाले, कपास, रेशमी कपड़े, नील, हाथी दांत, कीमती पत्थर, फौलाद और दीगर मसनूआत दुनिया भर में जाती थी। इस तिजारत ने कई रियासतों को बेपनाह दौलत दी। तीसरी वजह हुनर और सनत थी। हिंदुस्तान सिर्फ खाम माल पैदा नहीं करता था, ये दुनिया का बड़ा सनती मरकज़ भी था। बंगाल की मलमल, गुजरात के कपड़े, दक्कन के हीरे, कश्मीर की शालें और जनूबी हिंद के मसाले पूरी दुनिया में मशहूर थे। सदियों तक दुनिया के अमीर लोग हिंदुस्तानी कपड़े पहनना फ़ख्र समझते थे। चौथी वजह इल्म और टेक्नोलॉजी। ये कहना गलत ना होगा, कदीम हिंदुस्तान सिर्फ ज़राअत पर कायम था। ये इल्म का एक अहम मरकज़ भी था। नालंदा, तक्षशिला जैसे तालीमी मराकज़ दूर दूर से तलबा को अपनी तरफ खींचते थे। टेक्सला थे, रियाजी में सिफर, इशारिया निज़ाम, तरक्की, धात साजी, तिब और जराही में भी अहम कामयाबियाँ हासिल की गईं। आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियों के इलाज के निज़ाम ने भी तवील अरसे तक अवामी सेहत में अहम किरदार अदा किया। क्या वाकई सड़कों पर हीरे बिकते थे? अक्सर ये दावा किया जाता है कि विजयनगर सल्तनत के बादशाह कृष्ण देव राय के दौर में हीरे सड़कों पर फ़रोख्त होते थे। असल हकीकत यह है कि इस दौर के गैर मुल्की सयाहों ने हीरे और जवाहरात की बड़ी मंडियों का जिक्र ज़रूर किया है, लेकिन सड़कों पर आम सब्ज़ी की तरह हीरे फ़रोख्त नहीं होते थे। ये एक मुबालगा आमेज़ बयान है। हाँ, जनूबी हिंद की हीरे की कानें दुनिया की अहम तरीन कानों में शुमार होती थी और मशहूर कोहनूर समेत कई कीमती हीरे इसी खित्ते से निकले। अब आते हैं असल सवाल पर, इतनी खुशहाल सरजमीन कमज़ोर कैसे हुई? पहली वजह सियासी तकसीम। हिंदुस्तान में अक्सर एक ही वक्त में कई ताकतवर रियासतें मौजूद रहती थीं। वहाँ वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुसलसल जंगें करती रहती। चंद अदवार में मौर्य, गुप्ता और मुग़ल सल्तनतों ने वसी इलाकों को मुत्तहद ज़रूर किया, लेकिन ज़्यादातर वक्त सियासी तकसीम बरकरार रही। जब रियासतें आपस में लड़ती रहें तो बैरूनी ताकतों के लिए मुदाखलत आसान हो गई। दूसरी वजह समुद्री ताकत की कमी थी। 15वीं और 16वीं सदी में पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और बरतानिया जदीद बहरी ताकतें बन चुके थे। उन्होंने बड़े जंगी जहाज़, बेहतर नक्शे, जदीद तोपें और समुद्री नेविगेशन में बर्तरी हासिल कर ली थी। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों ने समुद्री ताकत पर वो तवज्जो नहीं दी जो वक्त का तकाजा था। नतीजा ये निकला कि यूरोपी ताकतें साहली शहरों में कदम जमाने में कामयाब हो गईं। तीसरी वजह सनती इनकलाब था। 18वीं सदी में
برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا، مشینوں نے ہاتھ سے بننے والی مصنوعات کی جگہ لینا شروع کر دی۔ جہاں پہلے ایک کاریگر ایک دن میں ایک کپڑا بنتا تھا، وہاں مشینیں سینکڑوں کپڑے تیار کرنے لگیں۔ برصغیر کی روایتی صنعت کار اس رفتار کا مقابلہ نہ کر سکے۔ چوتھی وجہ نوآبادیاتی پالیسیاں تھیں۔ برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے لیے آئی تھی، لیکن سیاسی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکمران بن بیٹھی۔ رفتہ رفتہ ہندوستان کو خام مال فراہم کرنے والا خطہ بنا دیا گیا۔ کپاس یہاں اگتی تھی، خام مال برطانیہ جاتا تھا، کپڑا مانچسٹر کی فیکٹریوں میں بنتا تھا، پھر وہی تیار شدہ کپڑا واپس ہندوستان میں فروخت کیا جاتا تھا۔ اس عمل میں سے مقامی صنعتیں شدید متاثر ہوئیں۔ معاشی مورخین کے مطابق 18ویں صدی کے آغاز میں برصغیر میں عالمی معیشت بہت تبدیل ہو چکی تھی، لیکن آزادی کے وقت یہ حصہ ڈرامائی طور پر کم ہو چکا تھا۔ کیا صرف انگریز ذمہ دار تھا اس صورتحال کا؟ یہ سوال اکثر جذبات کے ساتھ پوچھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ صرف ایک فریق کی غلطیوں سے نہیں بنتی۔ نوآبادیاتی استحصال نے یقیناً ہندوستان کو شدید معاشی نقصان پہنچایا، لیکن داخلی سیاسی تقسیم، باہمی رقابت، جدید ٹیکنالوجی میں سست روی، کمزور بحری حکمت عملی اور طویل المدتی قومی ویژن کی کمی نے بھی بیرونی طاقتوں کو یہاں قدم جمانے کا موقع دیا۔ اگر مقامی ریاستیں زیادہ متحد ہوتیں، جدید فوج اور بحریہ پر سرمایہ کاری کرتیں اور صنعتی تبدیلیوں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ رکھ لیتیں تو شاید تاریخ کا رخ مختلف ہوتا۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ برصغیر صرف انگریزوں کی وجہ سے غریب ہوا، اور یہ بھی درست نہیں کہ تمام خرابیوں کی وجہ صرف مقامی حکمران تھے۔ اصل حقیقت دونوں کے درمیان ہے۔ قدرتی وسائل، زرخیز زمین، تجارت، صنعت اور علم نے اس خطے کو دنیا کے خوشحال ترین علاقوں میں شامل کیا۔ پھر سیاسی تقسیم، عالمی طاقتوں کا ابھار، صنعتی انقلاب اور نوآبادیاتی معاشی نظام نے اس خوشحالی کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیا۔ تاریخ ہمیں صرف ماضی نہیں بتاتی، بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ کوئی قوم صرف وسائل سے نہیں بلکہ اتحاد، اداروں، تعلیم، ٹیکنالوجی اور دور اندیش قیادت سے ترقی کرتی ہے۔ اگر آپ کو تاریخ، معیشت اور عالمی سیاست پر تحقیق پر مبنی ویڈیوز اور ویلاگز پسند ہیں تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ضرور لکھیں کہ چینل آپ کو کیسا لگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم تاریخ کے ایک اور دلچسپ راز سے پردہ اٹھائیں گے۔